नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल पर। आज अपना जो टॉपिक होने वाला है वो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, हमने स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट, जिनमें हमने सबसे पहले देखा था ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, उसके बाद हमने देखा था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, और उसके बाद में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो ऊष्मा इंजन और दूसरा पढ़ा था हमने प्रशीतक। और उसके बाद आज अपना नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है? देखो, द्वितीय नियम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहता हूं। जैसा कि आपने ऊष्मागतिकी का पहला नियम पढ़ा था, ऊष्मागतिकी के पहले नियम में हमने ये पढ़ा कि किसी भी ऊष्मागतिकीय निकाय को दी गई जो ऊष्मा होती है वो दो रूपों में काम में आती है, किए गए कार्य और उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर आती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आती है। इसका मतलब यदि किसी निकाय को आप ऊष्मा देते हो तो वो ऊष्मा निकाय द्वारा कार्य के रूप में यूज की जाती है। उसी प्रकार से हमने पढ़ा था ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन। और ऊष्मा इंजन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई ऊष्मा इंजन के तीन भाग होते हैं, एक स्रोत होता है, एक कार्यकारी पदार्थ होता है, और तीसरा होता है सिंक। स्रोत को आप उच्च ताप पर रखते हो, सिंक को निम्न ताप पर रखते हो, और जो ऊष्मा होती है वो हमेशा उच्च ताप से किस ओर प्रवाहित होती है? भाई निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। यह हमने देखा था। तो यहां से देखो पहला क्वेश्चन उठता है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्यों प्रवाहित होती है? क्या यह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती? तो इसका आंसर फर्स्ट लॉ के पास नहीं था, तो इसी का आंसर देने आया है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। पहला क्वेश्चन कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्यों होता है, निम्न से उच्च की ओर क्यों नहीं होता है? अगर होता है तो किस प्रकार से होता है, क्या जरूरत पड़ती है? उसी प्रकार से दूसरा हमने इसके अंदर पढ़ा था कि स्रोत से, मान लो स्रोत से ली गई जो ऊष्मा, हम मानते हैं कि Q1 ऊष्मा ली जाती है, इससे जो कार्य होता है W, और शेष जो ऊष्मा होती है वो किसको ट्रांसफर हो जाती है? सिंक को ट्रांसफर हो जाती है। अब बात यहां पर यह आती है कि भाई आपने स्रोत से ऊष्मा ली है तो किस लिए लिए? काम करने के लिए। तो यहां पर काम तो पूरा होने की बजाय ऊष्मा की कुछ मात्रा है वो सिंक में फालतू ही जा रही है। तो हमें क्या चाहिए कि भाई जितनी ऊष्मा दी उतना का उतना पूरे का कार्य होना चाहिए। मान लो आपने 100 जूल की ऊष्मा दी तो आपको कार्य भी कितना चाहिए? 100 जूल का चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऊष्मा की कुछ मात्रा है कार्य में परिवर्तित नहीं होके सिंक में चली जाती है, सिंक को लौटा दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सभी क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए आया है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की। तो देखो ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है ये दो कथनों पर आधारित है मेनली। एक आता है केल्विन तथा प्लांक का कथन, और दूसरा आता है क्लोसियस का कथन। यानी ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने जो अपने दो क्वेश्चन बन रहे हैं इनका आंसर दिया था अपने स्टेटमेंट के रूप में, और उसी को आप द्वितीय नियम कहते हो। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं केल्विन तथा प्लांक के कथन की। इसके अनुसार ऐसा इंजन बनाना असंभव है जिसमें कार्यकारी पदार्थ एक पूर्ण चक्र में स्रोत से ऊष्मा ग्रहण कर उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर दे और कार्यकारी पदार्थ अपरिवर्तित रहे। यानी इसने सीधा सा यह कह दिया कि आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कोई इंजन बनेगा ही नहीं जो संपूर्ण ली गई ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे। यानी आप प्रयास ही मत करो कि 100% दक्षता। यानी इसका मतलब क्या है? इसके अनुसार एक ऐसा इंजन बनाना इंपॉसिबल है कि ली गई ऊष्मा, जैसे मान लो कि कार्यकारी पदार्थ होता है आपके पास बीच में इंजन में, और इधर से आप सिंक से लेते हो, स्रोत से लेते हो ऊष्मा, स्रोत से लेते हो ऊष्मा, और इधर आपके लगा हुआ होता है सिंक।
यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मान लो स्रोत से आपने 100 जूल ऊष्मा ली, तो इस 100 जूल में से 100 जूल का कार्य करने वाला ऐसा इंजन बनाना ही असंभव है। यानी सिंक में कुछ ना कुछ चाहे जाए कितनी, 1 जूल ही जाए, यानी आप अच्छा इंजन बना सकते हो लेकिन आदर्श इंजन नहीं बना सकते हो। यानी 100% दक्षता वाला या जिसकी दक्षता 1 हो ऐसा जो इंजन है वो बनाना इम्पॉसिबल है। तो आपको फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह बात कौन बताता है? केल्विन तथा प्लांक का कथन बताता है। इसको मैं दूसरे रूप में कैसे कह सकता हूं कि ऐसा इंजन बनाना असंभव है जिसकी दक्षता 100% होती है। या आप ये कह सकते हो नॉर्मल दक्षता के रूप में कहो तो ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जिसकी दक्षता कितनी होती है? 1 होती है। जैसे कि आपने दक्षता के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या नॉर्मल वे में आपने पढ़ा होगा W अपॉन Q1, यानी किया गया कार्य और ली गई ऊष्मा। अगर संपूर्ण ली गई ऊष्मा कार्य में कन्वर्ट हो जाए तो नीटा बराबर कितना आता है? 1, या अगर मैं परसेंटेज में कहूं तो कितना आएगा? 100%। ऐसा इंजन जो बनेगा वो बन जाएगा आदर्श इंजन। कैसा बनेगा भाई? आदर्श इंजन। और हम तो जानते हैं इस वर्ड से तो हमारी नेचर को वैसे ही नफरत है कि आदर्श तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब सिंपल फॉर्म में मैं कहूं तो केल्विन और प्लांक ये कहते हैं कि आदर्श इंजन बनाना असंभव है। आप केवल इसकी कल्पना ही कर सकते हो, अर्थात जिसकी दक्षता 1 हो या 100% दक्षता वाला इंजन बनाना असंभव है। या इसी को हम कह सकते हैं कि स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा का पूर्ण रूप से उपयोग कार्य में नहीं किया जा सकता। ऊष्मा का कुछ जो मान है या ऊष्मा की कुछ मात्रा है वो आपको किसको देनी पड़ेगी? सिंक को देनी ही पड़ेगी। ये जरूरी है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपके आसपास में बहुत सारे फिनोमिनाज में होने वाली ये प्रोसेस है। ऐसा देखा गया है कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। ये बात किसने बताई थी भाई? केल्विन और प्लांक ने बताई थी। अब देखो इसको समझते हैं। और जैसे हमारे पास ये था भाई स्रोत, जिसको अगर आपको याद हो तो T1 केल्विन ताप पर रखते थे। यह था अपना सिंक, जिसको आप रखते थे T2 केल्विन जो नियत ताप है। और यहां पर हम यूज करते थे कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ यहां पर T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। स्रोत से ली गई ऊष्मा हम Q1 मानी थी हमने, और सिंक को दी गई ऊष्मा कितने थे? Q2। और यहां पर जो किया गया कार्य कितना था? W, और W बराबर आया था अपने पास Q1 माइनस Q2। तो केल्विन और प्लांक कहते हैं कि यह तो है भाई संभव प्रक्रिया। क्या है भाई? ये संभव प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर आपके साथ सिंक ऐड है तो ली गई ऊष्मा से कुछ मान की ऊष्मा सदैव किसके पास जाएगी? सिंक के पास जाएगी। और किया गया कार्य ली गई ऊष्मा के बराबर नहीं होकर किसके बराबर होगा? सिंक को लौटाने के बाद जो ऊष्मा बचेगी उसके बराबर होता है। यही पॉसिबल प्रोसेस है जो संभव है। अब इम्पॉसिबल क्या है? स्रोत T1 केल्विन पर रखा और ये सिंक था वो मान लो T2 केल्विन पर है, लेकिन हमने इसका कार्यकारी पदार्थ से संपर्क ही हटा दिया। भाई कार्यकारी पदार्थ से संपर्क हटा दिया। इधर से Q1 ऊष्मा ली और इधर जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? Q1 के बराबर होना चाहिए। ये आप सोचते हो कि भाई मैं ऊष्मा दे रहा हूं तो किस लिए दे रहा हूं? मुझे तो काम चाहिए। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। यानी यहां पर दी गई ऊष्मा और किया गया कार्य कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब यह असंभव प्रक्रिया है। ऐसा कभी भी संभव ही नहीं है। आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट किसको देनी पड़ेगी? सिंक को दोगे तभी यह प्रोसेस चलेगी, अदरवाइज यह प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। यह बात आती है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के आधार पर पहला कथन जो केल्विन और प्लांक ने दिया था। इसका मतलब रिजल्टेंट बाद में यह कह सकता हूं क्या कि कोई भी इंजन हो उसकी दक्षता हमेशा 1 से कम ही होती है।
एक से सदैव क्या होगी, कम ही, यानी 100% से जो दक्षता है ना वो हमेशा कम होगी, कभी भी 100% दक्ष कोई इंजन हो ही नहीं सकता। तो आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं है। कोई साइंटिस्ट बनने मत लग जाना कि मैं 100% दक्षता वाला इंजन बना के दिखाता हूं, नहीं बनेगा, ऐसी प्रक्रिया पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। नेक्स्ट जो आता है वो है क्लोसियस का कथन। देखो भाई, क्लोसियस भाई साहब ये कहते हैं कि इसके अनुसार ये एक असंभव प्रक्रिया है, ये लो, ये भी एक असंभव प्रक्रिया है कि चक्रीय प्रक्रम। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, जब कोई उष्मा गति के निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, तो ऐसे प्रक्रम को क्या बोलोगे, चक्रीय प्रक्रम। तो इसके अनुसार यह एक असंभव प्रक्रिया है कि चक्रीय प्रक्रम में कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप वाली वस्तु से सीधे ही उच्च ताप वाली वस्तु को बाह्य कार्य की अनुपस्थिति में ऊष्मा स्थानांतरित कर दे। देखो क्या कहना चाह रहा है। मान लो इधर उच्च ताप है, हाई टेम्परेचर, और इधर है भाई निम्न ताप, लो टेम्परेचर। आपको पता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो हीट होती है ऊष्मा, क्या रे इसको ट्रांसफर करने के लिए किसी बाह्य कार्य की जरूरत होती है क्या, नहीं सर। बिना, आप तो बस कांटेक्ट करवा दो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर वस्तु से हीट है वो अपने आप ही चली जाएगी। तो यह प्रक्रिया तो क्या है भाई, संभव प्रक्रिया है। क्या है, संभव। अब आप ये कहोगे कि क्या निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा जा सकती है क्या। पहली चीज, क्या निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है क्या, हां बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता जैसे उच्च से निम्न की ओर अपने आप होता है ना, वैसे नहीं हो सकता। तो क्या चाहिए, तो भाई निम्न से उच्च की ओर ऊष्मा का प्रवाह करवाने के लिए क्या चाहिए रे आपको, बाह्य कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाह्य कार्य, यानी धक्का लगाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा, मान लो कोई ढलान है, जैसे बचपन में वो सीढ़ी से फिसले होंगे सारे के सारे, ऊपर से आपको फिसलने हैं, तो एक बार आप बस शुरू हो गए तो नीचे अपने आप ही आ जाते हो, कितना ही कंट्रोल कर लो लेकिन नीचे आ ही जाओगे। तो उच्च से निम्न की ओर तो आप अपने आप आ जाओगे। अब मान लो निम्न से उच्च जाना है, तो क्या अपने आप चले जाओगे क्या, नहीं। आपको या तो खुद को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या किसी मेरे जैसे पीछे से धक्का लगाओगे कि भाई मुझे चढ़ा, तो वो क्या हो गया, बाह्य कार्य। तो पॉसिबल तो है कि नीचे से आप ऊपर जा सकते हो, लेकिन जिस तरीके से ऊपर से नीचे आए हो ना, इतना आसानी से नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। सेम ही प्रक्रिया यह है कि अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, बाह्य कार्य की जरूरत पड़ेगी। इसी को समझाया है क्लोसियस ने। तो देखो क्लोसियस ये कहते हैं कि जैसे मान लो ये आपका है वही स्रोत जो है T1 केल्विन ताप पर, और ये होता है आपका सिंक जो हम लेते हैं T2 केल्विन ताप पर। T1 इज ग्रेटर देन T2। अब देखो आपने प्रशीतक पढ़ा होगा भाई, रेफ्रिजरेटर, उसमें हम ये कहते हैं कि भाई सिंक से मान लो हीट कितनी ली, Q2 हीट लेते हैं, यहां पर कार्यकारी पदार्थ है। अब इस हीट को, क्योंकि देखो T1, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, निम्न ताप की, और ये कंडीशन कौन सी हो गई, उच्च ताप की। तो इसका मतलब यह है कि निम्न से हीट उच्च तक पहुंचानी है Q1 मान लो इसकी, तो Q2 से Q1, यानी ये हीट सिंक से किसको देनी है, स्रोत को, तो ऐसे नहीं जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, इधर से कार्यकारी पदार्थ पर कोई बाह्य कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा, सहारा लगाना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, तभी ये ऊष्मा सिंक से कहां तक पहुंचेगी, स्रोत तक पहुंचेगी। ये तो है संभव प्रक्रिया। क्या है वे, संभव प्रक्रिया। ये पॉसिबल है कि आपने अगर कार्यकारी पदार्थ पर कोई बाह्य कार्य करवा दिया तो सिंक से ऊष्मा कहां पहुंच जाएगी, स्रोत पर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर यह है आपका सिंक T2 केल्विन ताप पर और T1 इज ग्रेटर देन T2,
और यह है कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ, और ये मान लेते हैं Q1 है, और ये स्रोत है ही जो T1 केल्विन पर है। तो Q1 बराबर Q2, इसका मतलब क्या है कि अगर आप सिंक से निम्न ताप की स्थिति में Q2 उष्मा कार्यकारी पदार्थ को देते हैं, और कार्यकारी पदार्थ बिना किसी कार्य के स्रोत को अगर Q1 उष्मा दे रहा है तो Q1 Q2 के बराबर होगा या नहीं होगा? यहां पर कोई बाह्य कार्य नहीं हो रहा है, तो ऐसी प्रोसेस कभी भी संभव नहीं है। यह कैसी प्रोसेस है? असंभव प्रक्रिया है भाई। इसका मतलब आपको अगर हीट सिंक से स्रोत पर पहुंचानी है तो क्या करना पड़ेगा? कार्य करना ही पड़ेगा, बाह्य कार्य करना ही पड़ेगा, तभी उष्मा है वो निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु की ओर जाएगी। जैसे आपने देखा होगा इसके एग्जाम्पल, जैसे जो इलेक्ट्रिक करंट होती है भाई, विद्युत धारा, यानी आप फिजिक्स में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देख सकते हो। विद्युत धारा जो होती है उसका जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा उच्च विभव से किस ओर होता है? निम्न विभव की ओर होता है। कभी भी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बिना किसी बाह्य कार्य की अनुपस्थिति में विद्युत धारा कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, स्थानांतरित नहीं हो सकती है। जिस तरीके से हीट उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, निम्न से उच्च जाना है तो बाह्य कार्य की आवश्यकता होती है, सेम ऐसे इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तो प्रवाहित होती है, लेकिन अगर इसको जाना है निम्न से उच्च की ओर तो किसकी जरूरत पड़ेगी? बाह्य कार्य की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो उच्च गुरुत्वीय विभव से, उच्च गुरुत्वीय विभव से निम्न गुरुत्वीय विभव की ओर अपने आप चली जाती है, लेकिन अगर आपको इसको भेजना है निम्न से उच्च की ओर तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाह्य कार्य। क्या करना पड़ेगा? बाह्य कार्य। यह प्रोसेस उच्च से निम्न वाले बाह्य कार्य की अनुपस्थिति में हो सकती है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं वो बताई थी केल्विन, प्लांक और क्लोसियस ने, और इन्हीं स्टेटमेंट के बेस पर हम देते हैं उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो आज का अपना टॉपिक होता है यहीं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।